नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा और वक्त हो चला है देवभूमि समाचार का। तो शुरुआत करते हैं बुलेटिन की पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सेंट्रियो मॉल हाथीबड़कड़ा में गाय संरक्षण पर आधारित फिल्म गोदान का अवलोकन किया है। उन्होंने इसे भारतीय संस्कृति, ग्राम जीवन और गौ संवर्धन की परंपरा से जुड़ा प्रेरणादायक प्रयास इसे बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय भारतीय संस्कृति में विशेष स्थान रखती है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जैविक कृषि पोषण और पर्यावरण संरक्षण का अहम हिस्सा है। गोदान जैसी फिल्मों में गौ संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने में मदद करती है। राज्य सरकार ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किया है ताकि लोग इसे देख सकें और साथ ही जागरूकता का प्रयास भी करने की कोशिश यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार गौशालाओं के शुद्धिकरण, गौवंश संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ कई योजनाएं चला रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ सके। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून में कोई समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि डीजीपी को निर्देश भी दिए गए हैं कि सभी प्रभार के यहां पर अपराधों को तुरंत मुकदमे दर्ज किए जाएं और अपराधियों के खिलाफ यहां पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने संगठन अपराधियों पर सख्त निगरानी रखने के आदेश दिए हैं और कहा है कि ऐसे तत्वों के खिलाफ विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने पुलिस से सक्रियता, सतर्कता और जवाबदेही की अपेक्षा की है और थानों की कार्यप्रणाली इसको मजबूत करने के लिए निर्देश भी दिए हैं। शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है और इसी के चलते जो है इसके आदेश भी दिए गए हैं। बैठक में कई सारे वरिष्ठ पुलिस और शासन अधिकारी उपस्थित रहे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे और बीजेपी सरकार पर तीखा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी फिर मुस्लिम यूनिवर्सिटीज का मुद्दा उठाती है और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती है। रावत ने बीजेपी नेताओं को सुझाव दिया है कि वे ताबीज बनाकर अपने गले में डाल लें, क्योंकि 2022 में इसी ताबीज के बल पर बीजेपी सत्ता में आई थी। उन्होंने कहा कि देहरादून में जहां जमीन दी गई है वहां आधिकारिक हिंदू भूमि खरीदार हैं और ये नियमों के तहत ही हुआ है। इसके अलावा रावत ने प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि देहरादून में हत्याएं और घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जबकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी छोड़कर अन्य कामों में लगी हुई है, जिससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तो कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई और नशे के व्यापारियों को प्रश्रय दे रहे हैं, अवैध खनन को प्रश्रय दे रहे हैं, शराब की बिक्री करवाई जा रही है और जो गैंगस्टर्स हैं अब वो ऑपरेट करने लग गए हैं। तो बड़ा चिंताजनक सिनेरियो है कानून व्यवस्था का और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पुलिस को आपने पुलिस के काम के बजाय कुछ दूसरे कामों पर लगा। तो हल्द्वानी गल्ला मंडी परिसर में डबल मर्डर का सनसनी जो है वो फैल गई है, क्योंकि एक मामला सामने निकल के आया है। मंडी के पास संदिग्ध हालत में मिले युवक युवती के शवों पर गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं, जिससे हत्या की आशंका जो है यहाँ पर जताई जा रही है। दोनों के चेहरे बुरी तरीके से कुचले गए हैं। सूचना मिलते ही एसपी सिटी मनोज कत्याल, सीओ अमित कुमार और कोतवाली विजय मेहता भारी पुलिस बल के साथ जो है मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने यहां पर घटनास्थल के साथ यहां पर साक्ष्य जो हैं वो जुटाए हैं और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद संदिग्धों की तलाश की जा रही है। दस्तावेजों के आधार पर पहचान की प्रक्रिया भी जो है वो जारी है। पुलिस ने जल्द खुलासे का दावा यहां पर किया है। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ जो है गल्ला मंडी परिसर में डबल मर्डर का मामला सामने आया, जिसने पूरे क्षेत्र में जो है यहाँ सनसनी फैला दी है। सूचना मिली थी, उसके बाद हम लोग मौके पे आए हैं। इसमें कुछ आईडीज़ मिली हैं, उसके बेस पे हम लोग इनको आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक जो है युवक है और एक युवती है और इन पे पत्थर से हमला किया हुआ लग रहा है कि किसी ऐसी चीज़ से इन पे हमला किया है, इनको मुंह को कुचलने का प्रयास किया गया और ये गंभीर घटना है। हम लोगों ने टीमें इसमें ऑलरेडी डिप्लॉय कर दी हैं, इनकी आइडेंटिटी भी हम लोग इस्टेब्लिश कर रहे हैं और पूरा घटनाक्रम हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोग इनको आइडेंटिफाई करके इसमें डॉग स्क्वाड भी हमने मौके पर बुलाया और फॉरेंसिक टीम भी बुलाई है। एविडेंस कलेक्शन हम लोग कर रहे हैं और इसमें जो भी एविडेंस मिलते हैं आगे उसके बेस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो इसी खबर पर अमित चौधरी हमारे संवाददाता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं हल्द्वानी से, सीधे उनके पास चलते हैं। अमित, देखिए
कहीं ना कहीं अब क्षेत्र में सनसनी फैल गई है क्योंकि डबल मर्डर का पूरा मामला बताया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए हल्द्वानी मंडी परिसर के भीतर जो गल्ला मंडी है उस क्षेत्र में सुबह सनसनी इसलिए फैल गई जब सुबह लोगों ने एक युवक और युवती के सबको पड़ा देखा और उसमें डबल मर्डर की इस वारदात से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के में अफरा तफरी का माहौल बन गया। भारी पुलिस बल वहां मौके पर पहुंचा और प्रारंभिक जांच में आशंका जताई गई कि दोनों की पत्थर से कुचलकर जिनों हत्या की गई है। घटनास्थल पर खून के निशान के आसपास जो भारी पत्थरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि हत्यारों ने सिर पर वार कर दोनों को मौत के घाट उतारा है और सबकी हालत बेहद गंभीर थी और चेहरों को बुरी तरह से कुचल दिया था, जिस कारण उनकी पहचान करना मुश्किल हो रहा है। और घटना में की सूचना मिलते ही जब एसपी सिटी मनोज गत्याल पहुंचे मौके पर, अमित कुमार पहुंचे तो कोतवाल उनके साथ वैसे अधिकारी मौके पहुंचे। घटनास्थल बारीकी से निरीक्षण किया गया है। मंडी परिसर के आसपास के इलाकों को घेर कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आसपास के लोगों और व्यापारियों से पूछताछ यहाँ पर की जा रही है ताकि देर रात या तड़के किसी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिल सके। वहीं मनोज कत्याल जो एसपी सिटी है हल्द्वानी के, उन्होंने बताया कि दोनों के सिर्फ पत्थर से वार किया गया जिसकी उनकी पहचान तुरंत नहीं हो पाई। हालांकि मौके से कुछ पहचान संबंधी दस्तावेज आइडिया जरूर मिली है, जिसके आधार पर पहचान की प्रक्रिया जारी है। परिजनों से संपर्क करने का लगातार सब प्रयास किया जा रहा है। तो अभी की बात की है, पुलिस लगातार जो सबूत है वो खंगाल रही है और डबल मर्डर के का जो कारण है वो कहीं ना कहीं जानने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर जो गंभीरता को देखते हुए लगातार जो मौके को सील कर दिया गया और आगे प्रारंभिक जांच यहाँ पर शुरू कर दी गई है। अमित, देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है सनसनी तो खैर फैली है क्षेत्र में और यहाँ पर जो है अब क्योंकि मर्डर की पूरी आशंका है, इसी को लेकर जो है फॉरेंसिक टीम किस तरीके से पड़ताल कर रही है? देखिए मैं आपको बता दूं, फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, जिसमें घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने शुरू कर दिए हैं। खून के नमूने की बात की जाए, पत्थर और अन्य जो संदिग्ध वस्तुओं को जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। इसके अलावा मंडी परिसर आसपास लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि वारदात के समय की गतिविधियों को पता लगाया जा सके और पुलिस सभी जो संभावित पहलू है इसमें अगर प्रशासन की बात की जाए, आपके रंजिश की बात की जाए या अन्य अपराधी एंगल को ध्यान में रख के जांच कर रही है। फिलहाल सबों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट के बाद मौत के समय और कारणों की स्पष्ट जानकारी यहाँ सामने आ जा पाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नजर जो यहाँ पे इस पूरी खबर पे अपनी बनाए रखें। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में पुलिस का खौफ अपराधियों में दिलों में समाप्त हो चुका है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ पर धरातल पर आ चुकी है और यहाँ पर सरताल में चली गई है। तिब्बती मार्केट में हुई गोलीबारी और युवक की हत्या को कांग्रेस ने एक बार फिर अपने आरोपों का प्रमाण बताया है। धस्माना ने कहा कि पिछले सप्ताह पलटन बाजार में एक युवती की हत्या, ऋषिकेश में 3 युवकों की यहां पर हत्या और हरिद्वार में गोलीबारी की घटनाएं राज्य को पूरी तरीके से बिहार जैसी अपराधी श्रेणी में जो है ले जाकर खड़ी करना चाह रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार और पुलिस अपने प्राथमिकताओं से भटककर अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। सुनिए क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। कांग्रेस का जो ये आरोप है आज एक बार फिर साबित हो गया। सुबह सुबह जिस प्रकार से प्रेस क्लब के बाहर सड़क में खुलेआम एक नौजवान को गोलियों से छलनी कर दिया गया, गोली मार करके उसकी हत्या कर दी गई और हत्यारे फरार हो गए। उससे पहले पलटन बाजार में गुंजन की हत्या, उससे पहले ऋषिकेश के अस्पताल में युवती की हत्या, उससे पहले हरिद्वार में रविदास जयंती के अवसर पर भंडारे में दिन दहाड़े गोलीबारी और उसमें 2 लोगों की हत्या। पूरे प्रदेश के अंदर राजधानी से लेकर के गढ़वाल संभाग, कुमाऊं संभाग, सब जगह जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होकर के अपराध कर रहे हैं, उससे एक बार फिर साबित हुआ है कि राज्य में पुलिस का खौफ अपराधियों के दिलो दिमाग से समाप्त हो गया है। पुलिसिंग समाप्त हो गई है, पुलिसिंग जीरो हो गई है। पुलिस किसी प्रकार से अपराधों को नियंत्रित करने में कहीं भी कामयाब नहीं हो पा रही है। देहरादून में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो गया है। कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वे जमीनी काम करने के बजाय केवल गणित, जोड़ तोड़ और चुनावी रणनीति की राजनीति कर रही है। वहीं भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देने से बचते हुए कहा कि बीजेपी 365 दिन काम करने वाली पार्टी है और उनका संगठन पन्ना प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सक्रिय रहता है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस का ढोल डमाऊ केवल चुनाव के समय ही बचता है और यही दोनों दलों के बीच असली अंतर है।
मैं कांग्रेस के सवालों का जवाब तो नहीं देना उचित समझता हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है 365 दिन जो है फील्ड पे काम करने वाली पार्टी है। कांग्रेस जब चुनाव आते हैं तो उस दौरान जो है उनके जो है ढोल दमाव बजने शुरू होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है उनका पन्ना प्रमुख से लेकर के BLO 2 से लेकर के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हर व्यक्ति हमारा सक्रिय है, हर व्यक्ति जो है फील्ड में काम कर रहा है, और वो चाहे सरकार के लोग हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, चाहे संगठन का जो भी व्यक्ति हो, वो अपने 24 आवर काम कर रहा है। मुझे लगता है कि इस उत्तराखंड में तीसरी बार जो है एक नया इतिहास बनेगा और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो देहरादून में वित्तीय वर्ष 2025-26 की समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं के भौतिक सत्यापन की प्रतिक्रिया और प्रगति की समीक्षा के लिए यहां पर मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में आपको बता दें, CDO ने अधिकारियों का निर्देश दिए कि सत्यापन कार्य समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा कि अवशेष 18 विद्यालयों में 100% छात्रों का भौतिक सत्यापन 16 फरवरी 2026 तक सुनिश्चित किया जाए, ताकि पात्र छात्र छात्राओं को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके। CDO ने इस कार्य को प्राथमिकता देते हुए अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की उम्मीद भी जताई है। रानीखेत में छावनी परिषद रानीखेत अपने क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी रख रहे हैं। पिछले 1 महीने में देहरादून के DO विवेक सिंह रानीखेत छावनी परिषद का कार्यभार देख रहे हैं, जबकि कार्यकाल प्रशासनिक अधिकारी रमा नेगी ने इस समय कार्यभार संभाल रही हैं। वहीं आपको बता दें, नई CEO के मार्च अंत या अप्रैल में चार्ज लेने की संभावना बताई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कैंट क्षेत्र में विकास कार्य पूरी तरीके से जारी हैं। रानी झील में विकास के लिए 4 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने वाली है। साथ ही कूड़ा निस्तारण प्लांट भी लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें, कैंट डिस्पेंसरी में टेलीमेडिसिन व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे VC के मरीज किसी भी कैंट रोग विशेषज्ञों से संपर्क कर सकेंगे और अपने इलाज का परामर्श ले सकेंगे। रानीखेत छावनी परिषद बहुत सारे विकास कार्य कर रही है। इस समय बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। जैसे अभी हमने रानी झील सौंदर्यीकरण का जो कार्य है, जिसमें 4 करोड़ रुपए हमें शासन के द्वारा प्रस्तावित है कि दिया जाएगा, तो उस पर हमने प्रपोजल बना के स्टेट गवर्नमेंट को भेज दिया है। और हमारे यहाँ जो डिस्पेंसरी है जिस पर मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो वहाँ पर एक टेलीमेडिसिन फैसिलिटी भी हमने दी है जनता की। रानीखेत की जनता वहाँ पर जा करके हमारे अन्य छावनी परिषद के जो विशेषज्ञ होते हैं इसमें डॉक्टर्स, उनसे परामर्श ले सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और बाकी जैसे रानीखेत सदर बाजार एरिया में बहुत सा इंक्रोचमेंट हो रहा था रोडों पे, जिसमें आवाजाही सुगम आवाजाही ट्रैफिक की बाधित हो रही थी, तो वो भी हमने इस समय अभी दूर किया है। रेडी पटरी पर बैठने वाले जितने भी रोडों को इंक्रोच करके सामान उनका जब्त किया गया है। देहरादून में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध प्लॉटिंग और अधीनस्थ निर्माणों के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में रामपुर, शकरपुर, सेलाकोई में लगभग 10 बीघा भूमि पर बिना मानचित्र स्वीकृत के अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी। प्राधिकरण ने पहले संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है और कार्य बंद करने के निर्देश यहां पर दिए हैं, लेकिन आदेशों की अवलोकन पर प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध सड़कें, प्लॉटें और इसी के साथ अन्य संरचनाओं को ध्वस्त किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि पाटवा रोड स्थित ढकरानी हॉस्पिटल के पास हरबटपुर में 10 से 15 बीघा भूमि पर भी अवैध प्लॉटिंग की सूचना मिली है, जिसे प्राधिकरण की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्त किया है। तो हल्द्वानी में लगातार हो रही चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पुलिस ने सफल खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। SSP मंजुनाथ TC ने प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपी के खिलाफ नैनीताल जिले में 5 और उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में 5 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी का एक अन्य साथी अभी भी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश जारी है। मामले का खुलासा करने में पुलिस ने 400 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले हैं और मैनुअल पुलिसिंग का सहारा लिया है। पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में सफलता मिली है। आरोपी के द्वारा इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। हमने इसको चुनौती को हेड ऑन लिया
हम इस चुनौती को हेड ऑन टैकल किया। आज तीनों घटनाओं का सफल अनावरण हुई है। ये 2 लोग हैं, बहुत शातिर अभियुक्त हैं। एक का नाम है फिरोज़ गांधी, निवासी जो है मिलक खानम, थाना रामपुर, जिला रामपुर का है। उसके ऊपर कुल मिला के 10 मुकदमे हैं, 10। 302 मर्डर, लूट और हत्या का प्रयास के अलावा स्नैचिंग का हल्द्वानी में भी पिछले साल में 2 मुकदमे हैं इस पे, और इस साल का मुकदमे 3 मिला के टोटल 10 मुकदमे हैं। पुलिस का एनकाउंटर भी हो चुका है उसको, और जो है बहुत लंगड़ा के चलता है, उसको गोली लगी है पुलिस के साथ मुठभेड़ का भी है। बहुत शातिर और प्रोफेशनल क्रिमिनल है। कुल मिला के हमारा टीम्स द्वारा बहुत मेहनत। तो मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश के बाद देहरादून पुलिस को तिब्बती मार्केट के सामने हुई हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने शूटर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार किया है और दोनों के पैर पे जो है यहाँ गोली लगी है। एसएसपी देहरादून के निर्देश पर नाकेबंदी और सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। रायपुर थाना क्षेत्र के जंगल के पास से बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं आपको बता दें, ललतारपुर चौकी क्षेत्र में स्कूटी सवार बदमाश भी पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, उसे भी गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों के पास से देसी तमंचा और स्कूटी बरामद की गई है। तो गंगनहर में तेज बहाव में आईआईटी रुड़की का एमबीए छात्र आशीष शुक्ला बह गया। यह हादसा नगर निगम रुड़की गंगनहर पुल के पास का हुआ है, जब छात्र का पैर फिसलकर वो नहर में गिर गया। घटना का वीडियो सामने आने पर जो है काफ़ी ज़्यादा सनसनी फैल गई, जहां छात्र को तेज़ धारा में बहते हुए दिखाई दे जा सकता है। मौके पर मौजूद लोगों के बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज़ बहाव के आगे वे बेबस रहे। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और प्रशासन की टीम लगातार छात्र की तलाश में जुटी हुई है। साथ ही नहर किनारे सतर्कता बरतने की भी अपील यहां पर उनके द्वारा की गई। तो आपको बता दें किस तरीके से यहाँ पर आईआईटी रुड़की का छात्र गंगनहर में बह गया, जिसके बाद यहाँ पर जो है गोताखोरों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। लेकिन आपको बता दें कि छात्र की तलाश में जो है यहाँ पर टीम जुटी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुराग उसका जो है नहीं मिल पाया। पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया है। प्रशासन ने यहाँ पर जो है सतर्कता बरतने की भी अपील की है। आए दिन हादसे होते रहते हैं, जिसके बाद यहाँ पर जो है पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन को लेकर सतर्कता बरतने के लिए भी यहाँ पर जनता से अपील की। तो हरिद्वार के थाना कनखल क्षेत्र में जंगल की झाड़ियों में एक युवक के शव के मामले में हरिद्वार पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासे में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने मृतक के करीबी दोस्त को मथुरा से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी ने शराब के नशे में हुए विवाद के बाद भारी पत्थर से सिर कुचलकर अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। एसएसपी प्रवीण सिंह ढोभाल ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 7 फरवरी को कनखल पुलिस को सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हल्द्वानी के जहरखुरानी का शिकार हुए एक युवक के साथ यहां पर कथित तौर पर रोडवेज बस स्टाफ द्वारा अमानवीय व्यवहार किए जाने का आरोप है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें युवक को बस से नीचे गिरते हुए देखा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार युवक दिल्ली से अपने दोस्त की शादी में शामिल होने के लिए भीमताल जा रहा था। रास्ते में वह यहां पर जहरखुरानी गिरोह का शिकार हो गया। आरोप है कि अज्ञात बदमाशों ने उसका मोबाइल और पर्स लूट लिया। कुछ समय बाद युवक वहीं अचेत व्यवस्था में मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे उपचार के लिए पहुंचाया गया और घटना का वीडियो जो है वो सामने आ गया, जो अब सीसीटीवी में भी कैद हुआ है। पुलिस पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर यहाँ पर जो है कार्रवाई भी की जा रही है। बेसिकली ये जहरखुरानी का एक प्रकरण जो है संज्ञान में आया पुलिस पे, इस पे हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इसी की जांच के दौरान एक फुटेज भी हमारे संज्ञान में आया है, जिसमें वो युवक जो है बस से उतर के बुरी तरह से गिरता हुआ दिख रहा है। उसके सामने एक पोस्ट भी आ रहा है, उसको हम पूरी तरह से एनालाइज करेंगे। जो रोडवेज के कर्मचारी हैं उनसे भी पूछताछ करेंगे किन परिस्थितियों में वो उन्हें मिला, उनके द्वारा आगे क्या कार्रवाई की गई, और इसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी इसमें करेंगे। और ये हम लोग इसमें उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जो लोग उनके साथ थे उसमें से कुछ यात्री जो हैं जेपी नगर में उतरे हैं, कुछ लोग रामपुर में उतरे हैं, कुछ हल्द्वानी में उतरे हैं।
तो वो किन के साथ इन्वॉल्व थे, जिस होटल पे ये चाय पानी के लिए बस रुकी थी, उसके सीसीटीवी भी हम लोग एनालाइज करेंगे। देहरादून में भूमाफियाओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि यहां पर जो है बरसाती नालों पर बनी 8 मीटर लंबी पक्की दीवार को ध्वस्त कर दिया गया है। इसके साथ ही अवैध प्लॉटिंग और निर्माण गतिविधियों को मौके पर ही रोक दिया गया है। प्रशासन ने सरकारी भूमि और जल स्रोत पर किए गए अतिक्रमण को भी यहां पर हटाया है। ये कार्रवाई डीएम सबीन बंसल के निर्देश पर एसडीएम कुमकुम जोशी की अगुवाई में की गई है। मामले में यह सामने आया है कि बरसाती जल में के प्राकृतिक प्रवाह को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर सख्त कार्रवाई जारी रखने की चेतावनी दी है ताकि ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सके। देहरादून के प्रतिष्ठित दून इंटरनेशनल स्कूल में कथित अपहरण की कोशिश की खबरें को लेकर लगातार यहां पर जो है कई सारी बातें आ रही थी, जिसको लेकर एसएसपी अजय सिंह ने यहां पर जो है स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम को स्कूल भेजा गया, जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट और सिटी सूचना अधिकारी शामिल थे। पुलिस ने स्कूल के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है, जिसमें अपहरण जैसी कोई घटना सामने नहीं आई है। फुटेज में एक महिला अपने पति और उसके बच्चे के साथ सामान्य रूप से खड़ी दिखाई दी है। जांच में पता चला कि छात्रों के बीच हुई गलतफहमी के कारण ये अफवाह फैली थी। पुलिस ने संबंधित महिला और उसके परिवार से भी बातचीत की है। महिला ने बताया कि उसके हाथ में दिखाई दे रही सिरिंज दरअसल उसके पति के इलाज से जुड़ी हुई दवाई है। खबर प्रकाशित होने के बाद परिवार को सामाजिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा था। महिला ने यहां पर अखबार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और कोर्ट जाने की भी बात कही है। देखिए, प्रातः कंट्रोल रूम में कुछ व्यक्तियों द्वारा अभिभावक हैं जो कुछ स्कूल को लेकर अपनी मंशा जाहिर की कि कैसी उनको खबरें पता चली कहीं किसी बच्चे के साथ स्कूल की अपहरण का या इंजेक्शन लगाने के प्रकरण आया और चूंकि एक पैनिक क्रिएट हुआ, सोशल मीडिया पर भी कुछ चीज़ें आई, बहुत तरह से इस बारे में सवाल पूछे गए और तत्कालीन स्कूल को चिन्हित करते हुए एक हमारी टीम वहाँ गई और जो सीसीटीवी फुटेजेस लगे थे या जो बच्चे थे वहाँ पर उनसे वार्ता की गई। जब बच्चे कुछ आइडेंटिफाइड हुए तो पता चला कि शनिवार को जो है जब बच्चे स्कूल आते हैं तो वहाँ पर एक महिला और एक पुरुष और एक बच्चा खड़े थे। उनके द्वारा सिर्फ 2 सवाल किए गए थे कि स्कूल में पढ़ाई कैसी होती है और कितनी फीस होगी, और इसके बाद वो बच्चे अंदर चले गए। तो कहीं ना कहीं बच्चों के बीच में आपस में रूमर्स टॉक हुई और वो कहीं ना कहीं दूसरे रूप में प्रेजेंट हुई और इसके बाद जब जानकारी इसके स्कूल प्रबंधन को हुई तो उनके द्वारा बच्चों की ब्रीफिंग की गई, घटना की कोई जानकारी की गई तो उनके द्वारा बताया कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी और तो बच्चों को वहाँ ब्रीफ किया गया कि कभी भी अपने जो सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, उसको फॉलो करें, अपनी बस में जाएं, अपने पेरेंट्स अगर लेने आते तो उनके साथ जाएं। तो इस तरह की बात जो जनरली स्कूल अपने सिक्योरिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को समझाते हैं वो चीज़ बताई गई थी। तो उत्तराखंड की 20 सूत्री कार्यान्वयन के क्रियान्वयन की पद्धति के आंध्र प्रदेश को काफ़ी प्रभावी ढंग से जो है देखने को मिला। आंध्र प्रदेश की 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष दिनकर लंका ने कहा कि उत्तराखंड के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखकर वे उन्हें अपने राज्य में लागू करने का विचार करेंगे। उत्तराखंड ने जिन तरीके से इन कार्यक्रमों में सफल क्रियान्वयन किया है वे आंध्र प्रदेश के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकता है। अर्थ और इसी के चलते सांख्यानी की निर्देशालय में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के अधिकारियों ने यहां 20 सूत्री कार्यक्रमों के क्रियान्वयन और सतत विकास लक्ष्यों को लेकर अपने अनुभव साझा किए हैं। उत्तराखंड ने इस अवसर पर अपने सफल क्रियान्वयन मॉडल को विस्तार से पेश किया है जो राज्य के विकास में महत्वपूर्ण साबित हुआ है। तो जसपुर विधायक आदेश चौहान ने तहसील परिसर में अचानक पहुंचकर हंगामा किया। इसका कारण था लेखपाल के एक दलाल का तहसीलदार के नाम पर रिश्वत मांगने का वीडियो वायरल होना। विधायक ने मौके पर पहुंचकर तहसीलदार को बुलाकर वीडियो दिखाया और आरोपी दलाल के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। घटना के दौरान विधायक ने देखा कि कानूनगो और लेखपाल सरकारी काम प्राइवेट मानक में कर रहे हैं, जहां सरकारी फाइलों रखी गई थी और शराब की खाली बोतलें भी पाई गई हैं। उन्होंने कहा कि जनता को यहां बेवजह परेशान करना स्वीकार्य नहीं है। विधायक ने अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने और सरकारी रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हिदायत यहां पर दी है। तहसीलदार ने वीडियो की जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। देखिए, 2 किसान कल सुबह मेरे पास आए। उन्होंने अपने खेत की मिट्टी उठान कराई। उसके बदले में उन्होंने जिसको पैसे दिए, आलोक वो पैसे गिन रहा है और वो ये कह रहा पैसे कम है, पैसे और लाओ, और बीच में कह रहा तहसीलदार पे पैसे जाने हैं। वो साफ स्पष्ट है। उसके बाद में उसे देखने के लिए जब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे पता तो बहुत दिन से था कि पटवारी बाहर बैठते हैं,
तो मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिली थी कोई कि मैं जाऊं और वहां कोई बात देखूं। तो मैं वहां मौके पर देखने गया तो वहां कानूगो और 4 या 5 पटवारी बैठे मिले और लगभग इतने लोग और उनके आदमी बैठे मिले जो सरकारी कार्य कर रहे थे। आप ये देखिए, जो सरकारी आदमी नहीं है वो सरकारी कागजों में काम कैसे कर सकता है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में मेरे साथ इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।